पिछले एक हफ्ते से मार्केट में ना एक बहुत ही धुआंधार टॉपिक चल रहा है एलॉन मस्क और सैम ऑल्टमैन के बीच में। दोस्त यहाँ पर हो क्या रहा है कि एक दूसरे के साथ ये ऐसा वॉर कर रहे हैं ना कि हम लोगों को भी हंसी आ रही है सुन के कि हम इससे नॉलेज लें या फिर इस पे हंसे, कुछ समझ नहीं आ रहा, बट बहुत एंटरटेनिंग हो रहा है। जो भी हो रहा है आपको जानना चाहिए। क्या हुआ कि पिछले हफ्ते एलॉन मस्क ने ग्रॉक 3 को लॉन्च करने से पहले सोचा एक बज़ क्रिएट करते हैं मार्केट में, ग्रॉक 3 आने वाला है। और ये हर बार एलॉन मस्क करते हैं, हम सबको पता है कि वो कंट्रोवर्शियल किंग है। मतलब जब भी उनको कुछ अपना प्रमोट करना होता है, प्रोडक्ट लाना होता है, तो वो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी का ही सहारा लेते हैं। और एग्जैक्टली उन्होंने आज भी यही किया। उन्होंने ओपनएआई को बाय करने का एक ऑफर दिया जिसमें उन्होंने कहा $97.4 बिलियन हम देने के लिए रेडी हैं ओपनएआई को बाय करने के लिए। अब यहां पर ओपनएआई के इस टाइम पे करंट वैल्यूएशन जो है वो कम से कम $240 बिलियन से लेके $320 बिलियन तक चल रही है। तो उसके अगेंस्ट अगर कोई $97.4 बिलियन का ऑफर देगा, वो भी पब्लिकली, तो ये कहीं ना कहीं एक बेइज्जती वाली बात है सैम ऑल्टमैन जैसे सीईओ के लिए और उस पूरी कंपनी के लिए। तो ऑन द सेम साइड अब सैम ऑल्टमैन भी कई छोटे मोटे आदमी तो है नहीं, उनकी भी टीम बहुत बड़ी है जो उनको दिमाग देती है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिप्लाई एलॉन मस्क के ट्विटर में ही जाके दिया कि भाई हम तो बेचने वाले नहीं है, बट हाँ अगर आप रेडी हो तो हम आपका ट्विटर बाय कर सकते हैं, विच इज ऑफ $9.74 बिलियन। मतलब 97.4 फिगर देखना, 974 है, यहां पर 9.74 है, मतलब एक डेसिमल को यहां पर खिसका दिया। तो इतनी बड़ी बेइज्जती वाला रिप्लाई एलॉन मस्क को इन्होंने उल्टा कर दिया। तो इस टाइप का बच्चों वाला यहां पर पूरी लड़ाई जो है पूरे ओपन फोरम में चल रहा है कि दुनिया देख रही है और मजे ले रही है। लेकिन इस पूरे अपडेट का एक छोटा सा एंगल है जो कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा, बहुत जरूरी है अगर आप इस एआई रेस में अपने आप को बनाए रखना चाहते हो। देखो एलॉन मस्क का ऑफर था $97.4 बिलियन, जिसके लिए इसने जो अपनी कथनी कही है, मतलब इसका जो रीजन दिया है वो रीजन ये है कि ये ओपनएआई को रीफोकस करना चाहता है अपने इस ओरिजिनल मिशन में। और ओरिजिनल मिशन क्या था? सेफ्टी फोकस्ड फोर्स फॉर गुड, मतलब दुनिया को सेफ्टी प्रोवाइड करना फॉर देयर गुड। क्योंकि जब ओपनएआई स्टार्टिंग में फंड उठा रहा था, जब ये चैट जीपीटी इसने लाया नहीं था, 2018 की बात कर रहा हूं, तब इलॉन मस्क ने इसमें पैसे डाले थे। किस बेसिस पे? इलॉन मस्क ये कहता है कि तब मुझे बताया गया था कि ओपनएआई को ये फ्री सोर्स रखेंगे, मतलब दुनिया के लिए फ्री रखेंगे और इसको बिल्कुल भी फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाया जाएगा, इसको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ही रखा जाएगा। बट अचानक से जब माइक्रोसॉफ्ट से भी इसको फंडिंग वगैरह बहुत बड़े लेवल पे मिलनी शुरू हो गई, तो ओपनएआई डीफोकस हो गया अपने उस ओरिजिनल मिशन से कि ये अब हर चीज में पैसा बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये दलील देते हुए इसने कहा कि मेरा जो ऑफर है ये बहुत वैलिड ऑफर है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि सैम ऑल्टमैन ने पब्लिकली इसको डिसमिस कर दिया है कि भैया ये तो एक टैक्टिक है ओपनएआई के प्रोग्रेस को स्लो डाउन करने के लिए। लेकिन फिर भी मस्क और उसके बाकी जो इन्वेस्टर्स है जो कि पैसा लगाएंगे $97.4 बिलियन, उसका डेडलाइन जो है इन्होंने कहा है कि भैया 10 मई 2025 तक आप लोगों के पास टाइम है, सोच विचार कर लो और फिर हमें बता देना। ये ऑफर तब तक वैलिड रहेगा, लेकिन उसके बाद रिस्क रहेगा भैया ये एक्सपायर हो जाए। लेकिन देखो यहां पर लालच भी इन्होंने कितना बड़ा दिया है कि पूरा का पूरा जो ट्रांजैक्शन होगा वो कैश में होगा, मतलब कोई भी पेंडिंग या क्रेडिट का यहां पर कोई जिक्र नहीं है। पैसा लो और भैया कंपनी दो, कोई भी पैसा बाद में दिया जाएगा, स्टॉक फॉर्म में दिया जाएगा, ये फलाना ढिमकाना कुछ भी नहीं। तो इतना तक लालच दे दिया गया है सैम ऑल्टमैन की टीम को। लेकिन सबसे जो बड़ी कहानी आती है वो यहां पर आती है कि ये कितना बड़ा एक झोल और कह सकते हैं षड्यंत्र चल रहा है एलॉन मस्क की तरफ से ओपनएआई के लिए, वो है इनका ड्यू डिलिजेंस फैक्टर। होता क्या है, जब हम किसी कंपनी को बाय करने जाते हैं, अगर आप लोग शार्क टैंक वगैरह देखते हैं, तो शार्क टैंक में जो भी आप पिच देखते हो, उस पिच में जो वो पिचर अपनी कंपनी के बारे में बताता है, उसके फैक्ट्स को वेरीफाई करने के लिए शार्क टैंक में बाद में जिसने फंड किया है उसकी टीम बैठती है चेक करने के लिए कि भैया जो चीज उसने कही थी, दिखाई थी, वो सब सही है। लाइक उसके फाइनेंस, लाइक उसका प्रोडक्ट बिल्ड, लाइक उसके प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग टीम, हर चीज, मतलब जिस चीज के बारे में उन्होंने दावा किया था फंडिंग को उठाने से पहले, तो वो सारी चीजें प्रूफ करनी पड़ती है उस पिक्चर को, तब जाके वो डील जो है बैकग्राउंड में ऑफ कैमरा फाइनल हो पाता है। वरना ऐसा भी बहुत बार हुआ है कि शार्क टैंक में सामने तो डील दे दिया गया, लेकिन बाद में पता लगा भैया ये तो झोल कर रही थी, इसके पास तो ये सारी चीजें है नहीं जो इसने पिच के टाइम में बताया था, तो डील कैंसिल। अब ड्यू डिलिजेंस में यही होता है। इलॉन मस्क कह रहा है कि भैया ओपनएआई को खरीदने से पहले हमारी टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि आप अपना सारा फाइनेंस, सारा ऑफिस वर्क, सारा आने वाले फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट, कितनी बड़ी टीम है, टीम में कौन कौन है, किसको कितनी सैलरी जाती है, कौन क्या रोल निभाता है, किसके पास क्या स्किल है, ये सारी चीजें आपको हमें ड्यू डिलिजेंस के लिए देना पड़ेगा। अब खुद सोचो, मेरा कंपेटिटर मुझे बोल रहा है कि अपना सारा डिटेल आप मुझे दे दो, तो क्या मैं पागल हूं? मुझे किसी डॉगी ने काटा है कि मैं ये चीज करूंगा? क्योंकि बाद में ये सारा डेटा लेने के बाद, जो कि मेरा पूरा कंपनी है जिसके बेस पे मैं इतना बड़ा बना हूं और वो मेरा सीक्रेट भी है, वो जानने के बाद क्या जरूरी है कि कल आप मनाना कर दो कि भैया हमें आपके इसमें कुछ फायदा नजर नहीं आ रहा है, ये झोल है या फिर ये वगैरह वगैरह, मतलब
चीजें समझ नहीं आई तो भैया हम विड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन आपके पास हमारी पूरी कंपनी का डेटा चला गया जिसके बेसिस पे हम आज $1 बिलियन कंपनी बन के बैठे हैं, आप तो इसका एडवांटेज ले लोगे। ऑफ कोर्स ये हर कोई सोचेगा ना दोस्त। एंड फॉर दैट रीजन गाइस यहां पर इलॉन मस्क का इंटेंशन सामने आता है कि अगर आपने $97.4 बिलियन का ऑफर रखा है तो क्या आपने बैक एंड में सारे ड्यू डिलिजेंस खुद नहीं करवाए थे कि ये कंपनी कितना चल रही है, इसका फ्यूचर ग्रोथ क्या है, एस्पेक्ट क्या है? आपने जरूर दिमाग लगाया होगा अगर आपने ऑफर दिया है। लेकिन अगर आप ऑफर देने के बाद भी ये सारी चीज पहले मांग रहे हो और बाद में आपके पास स्कोप खुला रहेगा कि आप मना कर सकते हो, तो इसका मतलब आपने ऑफर नहीं दिया। ये आपकी सच में टैक्टिक है। ग्रॉक 3 आने वाला था उस टाइम पे तो थोड़ा सा हाइप और बज़ क्रिएट करना था आपको, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं था। ये इलॉन मस्क की चीज मुझे समझ आ रही है क्योंकि ये काम इन्होंने ट्विटर के टाइम पे भी किया था जब इन्होंने ट्विटर के लिए वैल्यूएशन दे दी और उसके बाद जब ट्विटर का डेट नियर आ गया कि भैया पैसे दो, हम तो रेडी हो गए बेचने के लिए, तब ट्विटर से मांगा गया भैया आपके पास कितने फेक अकाउंट्स हैं, कितने ओरिजिनल अकाउंट्स हैं, कितने एक्टिव यूजर्स हैं, ये सारी चीजें दो। और ट्विटर ने ये दे भी दिया था। उसके बाद इलॉन मस्क ने कहा था कि भैया आपके इतने फेक अकाउंट्स हैं तो इतने फेक अकाउंट के पैसे मैं नहीं दूंगा, जो कि मिलियन फेक अकाउंट्स थे। और डील ये हुई थी कि वो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ अकाउंट्स पे करेंगे। तो बाद में इसमें भी काफी बवाल हुआ था, काफी ज्यादा इसके अंदर हाई हल्ला हुआ था। लेकिन जहां की ट्विटर एक लिस्टेड कंपनी थी, इसके ऊपर गवर्नमेंट का भी काफी स्क्रूटनी थी कि गवर्नमेंट बैक्ड अप एक कंपनी है, गवर्नमेंट को ध्यान रखना पड़ेगा कि कई इन्वेस्टर्स के पैसे, जो कि रिटेल इन्वेस्टर्स है, उनके पैसे खराब तो नहीं हो रहे, जिसके चलते इलॉन मस्क को झुकना पड़ा था और फाइनली उसको ट्विटर को खरीदना पड़ा था। बट ऑल्टमैन के केस में ओपनएआई कोई लिस्टेड कंपनी नहीं है, ये वहां की एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। यहां पर इलॉन मस्क फॉर श्योर है कि अगर ऑल्टमैन ने सारे डिटेल्स दे दिए, उसके बाद अगर ये मना कर दे तो ऑल्टमैन इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो ये जो रिस्क फैक्टर है, इसको देखते हुए ऑल्टमैन समझ गए कि भैया ट्विटर के साथ भी हुआ था, हमारे साथ भी होगा, क्योंकि इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है इलॉन मस्क का वो थोड़ा सा दागी है। लेकिन क्या आपको एक और एंगल पता है इलॉन मस्क का? जब ट्विटर बाय किया था इन्होंने तकरीबन $44 बिलियन में, तो इनके पास इतने पैसे आए कहां से थे? अब आप में से बहुत लोग बोलोगे कम ऑन यार ऋषिकेश, इतना तो अपडेट रहा करो कि इलॉन मस्क इस दुनिया का सबसे बड़े और रिच आदमी है। हाँ मैं जानता हूं, लेकिन उनकी रिचनेस उनके स्टॉक से है। उनके पास कैश नहीं पड़ा था $44 बिलियन, वो उनके स्टॉक फॉर्म में था। आपको पता है जब इन्होंने ट्विटर खरीदा था, 2022 की बात कर रहा हूं, तब इन्होंने टेस्ला के स्टॉक बेचे थे और वो भी छोटे मोटे नहीं, बहुत बड़े अमाउंट में अपने टेस्ला के स्टॉक बेचे थे, तब जाके इन्होंने ट्विटर को बाय किया था। जब इन्होंने स्टॉक बेचा था ट्विटर का, तो ट्विटर का मार्केट क्रैश डाउन कर गया था। मतलब कितने रिटेल इन्वेस्टर्स के पैसे इन्होंने सिर्फ अपने ईगो और अपने एक खुराफाती दिमाग के चलते डुबा दिया था। एक पल के लिए मान लेते हैं कि सैम ऑल्टमैन राजी हो जाते हैं, तो $97.4 बिलियन ये लाएंगे कहां से? हाँ ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स होंगे इनके साथ, लेकिन इनका भी एक बहुत बड़ा चंक होगा जो इनको पर्सनली पे करना है। मान लेते हैं $20 बिलियन, लेकिन $20 बिलियन के स्टॉक्स ये क्या फिर टेस्ला में बेचेंगे और फिर से टेस्ला का जो शेयर प्राइस है वो क्रैश करेगा? तो ले देख, इसका मतलब यह है कि पूरी डील जो है कहीं से भी प्रैक्टिकल नहीं नजर आ रही है। इलॉन मस्क इस डील को करने के फेवर में नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक बज़ क्रिएट कर रहे हैं कि इनका ग्रॉक 3 है। सारा फोकस उस पर लाने के लिए मार्केट में एक कंट्रोवर्सी टाइप का ये जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। बीइंग अ डिजिटल मार्केटर और एडवर्टाइजिंग एजेंसी, मुझे ये साफ नजर आ रहा है। बाकी इस मुद्दे पे आपका क्या कहना है मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स पे, ताकि मैं कमेंट बॉक्स जब पढ़ूं तो मुझे आप लोगों की भी राय समझ आए कि यार वाओ, आप भी सोचते हो और इतने अच्छे लेवल पे भी सोचते हो। ऐसा नहीं है कि ज्ञान सिर्फ हमारी तरफ से जाता है, ज्ञान आपसे भी हम बहुत ज्यादा लेते हैं। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर द डे। आशा करता हूं गाइस आज के अपडेट के साथ आपको कुछ नॉलेज भी मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अपडेट के साथ या फिर किसी और एआई टूल के ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए अपने भाई को इजाजत दीजिए। बाय, सी यू।